नमस्कार मित्रों, आज सामान्य हिंदी की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 इसमें पूछा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति कौन सी है। फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में बात की गई है प्रश्न में कि इनकी कृति कौन सी है। आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, गबन, गीतांजलि, मैला आंचल और कामायनी। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि रेणु जी की कविता इसमें से कौन सी है, गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो कृति है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मित्रों जो मैला आंचल है, विकल्प संख्या तीसरा। मैला आंचल ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कृति है, मैला आंचल। और फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा 1954 में इसको लिखा गया था। 1954 में इसको लिखा गया था फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। और यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। और इसका जो नायक है एक युवा डॉक्टर है, प्रशांत बनर्जी उसका नाम है। प्रशांत बनर्जी नामक एक युवा डॉक्टर इसका जो है नायक है, और जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है। और जहां ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन के बारे में पिछड़ेपन और वहाँ के जो दुख दर्द हैं, अभाव हैं, अज्ञान है, अंधविश्वास आदि जो हैं, तरह तरह के जो वहाँ मतभेद हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों का बहुत ही मार्मिक दृश्य जो है इसमें वर्णन किया गया है, जो मैला आंचल है। तो यह एक जो है डॉक्टर से संबंधित है, और एक इसका जो मुख्य पात्र है वो एक डॉक्टर है। तो मैला आंचल जो है ये कृति फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा यह जो है एक काव्य है, और इसकी रचना पूछा गया है कि किसने की है, इसके रचयिता कौन है। आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। तो इन चारों में से जो है सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा आपका सही विकल्प है, कौन सा इसका सही उत्तर है। चाँद का मुँह टेढ़ा जो काव्य है, इसके रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरीशचंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र और गजानन माधव, मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। तो इस प्रश्न का मित्रों जो सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा, विकल्प संख्या तीसरा इसका सही उत्तर है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है, ये जो है मुक्तिबोध इनको कहा जाता है, गजानन माधव को। और यही इसके जो है रचनाकार हैं, इसके रचयिता यही हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ था चाँद का मुँह टेढ़ा जो है, इसका प्रकाशन हुआ था सन 1964 ईस्वी में। सन 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इस कृति के लिए जो है, इस काव्य के लिए इनको 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1966 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1964 में इसकी रचना किया था इन्होंने, और 1966 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो विकल्प संख्या तीसरा गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इस काव्य के रचनाकार हैं या रचयिता हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या क्या है, कितनी है। संचारी भावों की संख्या के विषय में बात की गई है कि संचारी भाव कितने होते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है। आपके विकल्प हैं 9, 33, 16 और 99। 9, 33, 16 और 99। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो संचारी भावों की संख्या जो होती है, विकल्प संख्या दूसरा आपका सही उत्तर है। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। 33 जो है इसकी संचारी भावों की संख्या होती है। संचारी भाव जो होता है वह भाव जो अस्थाई भाव की ओर चलते हैं, या जिससे अस्थाई भाव या रस का, जिससे जो अस्थाई भाव रस का रूप धारण करता है, उसको हम संचारी भाव कहते हैं। और भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि के अनुसार जो है इसकी संख्या 33 बताई गई है। भरत मुनि जी के अनुसार इसकी संख्या 33 बताई गई है। और महाकवि देव ने तो 34वां भी संचारी भाव दिया था। जो महाकवि देव हैं, इन्होंने जो है
34वां भी दिया था, संचारी भाव बताया था, लेकिन जो विद्वान है उन्होंने इसको माना नहीं था। जो देव है, जो महाकवि देव हैं, उन्होंने जो छल है उसको भी संचारी भाव की संज्ञा दी थी। संचारी भाव की श्रेणी में छल को भी इन्होंने रखा था महाकवि देव ने, और इसको 34वां इन्होंने संचारी भाव माना था। लेकिन जो विद्वानों ने इसको मान्यता नहीं दी है, इसीलिए 33 ही माने गए हैं। संचारी भावों की संख्या 33 ही मानी गई है। सही उत्तर आपका विकल्प संख्या दूसरा 33 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में इसमें दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, एक और अजगर ही लखी और एक और मृगराय, विकल बटोही बीच पर्यो मूर्छा खाए। इसमें रस बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में जो उपयुक्त पंक्ति है, इसमें रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। आपके विकल्प हैं वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। तो इन चारों विकल्पों में से सही बताना है विकल्प कौन सा है। सही उत्तर कौन सा है? वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। तो पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है एक और तो जो है अजगर की बात हो रही है, और एक और मृगराय। मृगराय का अर्थ होता है सिंह या शेर। तो एक और तो अजगर की बात हो रही है और एक और जो है शेर की बात हो रही है। तो इसमें जो है भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसे काव्य जिसमें भय से संबंधित होते हैं, भय उत्पन्न होता है, उसमें आपका जो है भयानक रस होता है। तो इस पंक्ति में आपका भयानक रस हो जाएगा। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या दूसरा भयानक रस। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो एक तरफ अजगर की बात हो रही है और एक तरफ शेर की बात हो रही है, तो इससे भय उत्पन्न हो रहा है काव्य में। तो इसलिए उपयुक्त पंक्तियों में भयानक रस हो जाएगा। और जो है आपका जो भयानक रस है, इसका स्थायी भाव भय होता है। इसका स्थायी भाव भय होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः स्थापना संरचना कब की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी। आपके विकल्प हैं 1952, 1953, 1954 और 1956। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है कि 1952, 1953, 1954 और 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था SRC, इसको कहा जाता है SRC जो था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो थे, तो इस मतलब इनमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1956 में विकल्प संख्या आपका चौथा सही है। 1956 में जो है इसकी पुनर्संरचना की गई थी। SRC रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। विकल्प संख्या चौथा आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो आपको यह बताना है, पिछले विकल्प में तो पूछा था कि जो है पुनर्संरचना कब हुई थी, और इसमें पूछा गया है इस प्रश्न में कि कौन सा जो राज्य है उसकी जो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम उसका गठन हुआ था। भाषाई आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था। विकल्प हैं आपके पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका हो जाएगा, जो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था, वो है आपका आंध्र प्रदेश। विकल्प संख्या चौथा आपका सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था सर्वप्रथम भाषाई आधार पर हुआ था।
और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को इसका जो है गठन किया गया था। और इसे जो है तमिलनाडु से विभाजित किया गया था। इसको जो है तमिलनाडु से विभाजित करके भाषाई आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण किया गया था। विकल्प संख्या चौथा आपका आंध्र प्रदेश सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि विश्व की सबसे नई भाषा कौन सी है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि विश्व की सबसे नई भाषा कौन सी है। फ्रेंच, जापानी, हिंदी और एस्पेरांतो। फ्रेंच, जापानी, हिंदी और एस्पेरांतो, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। सही उत्तर कौन सा है? विश्व की सबसे नई भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो है मित्रों सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या चौथा जो है ये सही जवाब है। एस्पेरांतो जो है ये विश्व की सबसे नवीन भाषा है या नई भाषा है। इस भाषा को 1887 ईस्वी में इस भाषा को 1887 ईस्वी में जो है डॉक्टर लुडोविक जामेनहोफ जो है इसका इनका नाम है। डॉक्टर लुडोविक और जामेनहोफ डॉक्टर लुडोविक जामेनहोफ जो है इन्होंने जो नामक व्यक्ति द्वारा इस भाषा को विकसित किया गया था। और इन्होंने जो है इस भाषा को यूरोपीय भाषाओं की मदद से बनाया था। जो यूरोप की भाषाएं हैं उन भाषाओं की मदद से जो है इसको जो है उसी सिद्धांतों पर बनाया था। और इसकी लिपि जो है ध्वनि सिद्धांतों पर आधारित है। और लिपि जैसे पढ़ी जाती है भाषा का वैसे ही उच्चारण होता है। और जामेनहोफ का उद्देश्य था कि एक ऐसी भाषा का निर्माण हो जो सीखने में आसान हो। और इस भाषा को बोलने वालों की संख्या वर्तमान में लगभग मान के चलिए तो इस भाषा को बोलने वालों की संख्या 1.25 करोड़ के आसपास है। मतलब लगभग मान के चलिए कि 1,25,00,000 के आसपास इस भाषा को बोलने वालों की संख्या है। और पहला विश्व एस्पेरांतो भाषा सम्मेलन 1905 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। पहला जो है विश्व एस्पेरांतो सम्मेलन जो हुआ था वह जो है 1905 में हुआ था और फ्रांस में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या चौथा। एस्पेरांतो जो है ये विश्व की सबसे नवीन भाषा है या नई भाषा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है लंबोदर में समास बताना है कि लंबोदर में आपका कौन सा समास है। आपके विकल्प हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। इन चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा आपका सही उत्तर है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो लंबोदर का जब हम समास विग्रह करेंगे मित्रों तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा लंबोदर का अर्थ हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका अर्थात बात किसकी हो रही है? गणेश जी की। लंबा है उदर जिसका अर्थात जो है गणेश जी। तो गणेश जी की इसमें बात हो रही है। इस लंबोदर में आपका जो विकल्प संख्या चौथा बहुव्रीहि समास, चौथा विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। बहुव्रीहि समास सही उत्तर हो जाएगा। इसका समास विग्रह हो जाएगा लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, यानी किसी तीसरे जो है पद की बात हो रही है। जिसमें इस समास में क्या होता है कि कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, अन्य पद प्रधान होता है। तो इसमें जो है गणेश जी की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है पतझड़ में कौन सा समास है। एक शब्द दिया गया है आपको, शब्द है पतझड़, इसमें समास बताना है कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो जो पतझड़ शब्द है इसमें जो है आपका मित्रों सही उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न का भी जो है आपका विकल्प संख्या दूसरा सही उत्तर है। बहुव्रीहि समास जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। पतझड़ में जो है बहुव्रीहि समास है।
पतझड़ में क्या होता है कि ये जो है वह मौसम के विषय में बात हो रही है। पतझड़ से आशय यह है इस वाक्य में कि वह मौसम जिसमें वृक्षों के पत्ते जो है वृक्षों से झड़ जाते हैं, और यह जो है एक अवधि वर्ष में आती है, इस मतलब एक ऋतु आती है, और इस ऋतु से आशय लिया गया है। पतझड़ का अर्थ हो जाएगा किसी ऋतु के विषय में बात हो रही है। तो इस प्रश्न में जो है आपका पतझड़ में आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, सीधा सीधा नहीं बताया गया है। पतझड़ का अर्थ होता है किसी ऋतु के विषय में बात हो रही है। वर्ष में एक ऋतु ऐसी आती है जिसमें वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो उस मौसम की उस ऋतु के विषय में इसमें बताया गया है। कोई अन्य पद प्रधान है इसमें, इसीलिए इसमें जो है आपका बहुव्रीहि समास सही उत्तर हो जाएगा। पतझड़ में आपका विकल्प संख्या दूसरा बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, एक वाक्य दिया गया है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। किस प्रकार का वाक्य है बताना है आपको। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है। आपके विकल्प हैं प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक और इच्छावाचक। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक और इच्छावाचक, इन चारों में से सही उत्तर बताना है कि कौन सा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस जो प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा मित्रों अरे उसने तो कमाल कर दिया। यह जो है विस्मय प्रकट कर रहा है, विस्मयवाचक, विस्मयबोधक या विस्मय सूचक कह देते हैं। विस्मयवाचक शब्द है। इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों में किसी विशेष शब्द के द्वारा खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव व्यक्त होते हैं, उसे जो है हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं या विस्मयवाचक शब्द या वाक्य कहते हैं। तथा इसे जो है हम जो है प्रदर्शित करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह से, इसको जो है प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो है दुख, खुशी, घृणा, आश्चर्य आदि प्रकट किया जाता है इन चिन्हों के माध्यम से, और ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इस पंक्ति में अरे उसने तो कमाल कर दिया में आपका जो है विस्मयवाचक ये जो है वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प संख्या तीसरा विस्मयवाचक हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज यहीं समापन करते हैं, और अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। और आपको हमारे प्रश्नों का चुनाव कैसा लगा, आप अपने जो है सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।